दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हिमालय की तलहटी में स्थित एक शहर है। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की चाय की खेती सन 1856 से शुरू हुई थी। दार्जिलिंग की दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा प्रसिद्ध स्थल है। दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा के अपने सुंदर दृश्यों के लिए भी दार्जिलिंग प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग कैसे पहुंचे? आप दो तरीके से दार्जिलिंग जा सकते हैं, फ्लाइट से और ट्रेन से। दार्जिलिंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो शहर से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी किराए पे लेकर शहर तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से एक शेयर टैक्सी बुक करके दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 250 रुपये पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बस से भी दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से सिलीगुड़ी बस स्टैंड तक एक शेयर ऑटो लेना होगा, जो आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से आपको 90 रुपये में दार्जिलिंग के लिए बस मिल जाएगी। अगर आप मॉर्निंग में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचते हो तो आप लोग बस वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप शाम को पहुंचते हो तो शेयर टैक्सी करना ही ठीक रहेगा। हमने शेयर टैक्सी बुक किया और दार्जिलिंग के लिए निकले। फाइनली हम दार्जिलिंग के होटल पहुंचे और ये रहा हमारे होटल रूम के बालकनी से दार्जिलिंग टाउन का व्यू। नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग तैयार हो गए। यहाँ की हवा में कुछ अलग सी ताजगी है। डे 1 पे हम मिक्स पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पहुंचे जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल और पीस पगोडा। दार्जिलिंग शहर के केंद्र से 10 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर स्थित है ये जापानीज टेम्पल। यह 2 मंजिला सफ़ेद इमारत ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में बनाई गई थी, इसलिए इसे जापानीज टेम्पल कहा जाता है। जापानीज टेम्पल के पास ही पीस पगोडा है। यहाँ का पीस पगोडा बुद्ध के 4 अवतारों को प्रदर्शित करता है। जैसे ही आप पगोडा में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको निचले स्तर पर दोनों तरफ शेरों के 2 कंक्रीट मॉडल दिखाई देंगे। बुद्ध के अवतार सभी भारी मूर्तियाँ हैं जो दीवारों में कार्व की गई है और सोने की रंग में पॉलिश की गई है। पगोडा के शिखर पर जब आप चारों ओर टहलेंगे तब आपको सैंडस्टोन पर उकेरी गई सुंदर कलाकृति दिखेंगे, जो बुद्ध के जीवन और उनके अवशेषों को दर्शाती लकड़ी के ढांचे की तरह दिखते हैं। पगोडा में आप बुद्ध के 4 अवतार दिखेंगे, जिसमें बुद्ध की मुद्राएं शामिल है, जैसे बैठना, सोना, खड़ा होना और ध्यान करना। दार्जिलिंग पीस पगोडा अन्य पीस पगोडा में से एक है, जिसे सभी जातियों और पंथों के लोगों को विश्व शांति की खोज में एकजुट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। पीस पगोडा दार्जिलिंग में सबसे ऊंची मुक्त खड़ी संरचना है। इसकी ऊंचाई 94 फीट है और व्यास 75 फीट है। पगोडा के ऊपर से आपको दार्जिलिंग के मनोरम दृश्य और कंचनजंगा रेंजेस भी देखने को मिलेंगे। सीधे नीचे आपको जापानीज टेम्पल दिखाई देगा कुछ ही दूरी में। उसके बाद हम निकले रॉक गार्डन की तरफ। दार्जिलिंग टाउन से रॉक गार्डन तक का रास्ता एक मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। चट्टानी पहाड़ियों, तीखे मोड़ों और खड़ी सड़कों से भरा ये सफर बहुत ही रोमांचक है। पहाड़ी ढलानों पर चाय की बागानों को देखकर मन खुश हो गया। रॉक गार्डन पहुंचने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। रॉक गार्डन के बाहर ही आपको चाय और स्नैक्स की शॉप्स मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट करके हम चले रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करने।
रॉक गार्डन सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। हम लोग करीब 10:30 बजे पहुंचे थे। रॉक गार्डन की एंट्री फी पर पर्सन 10 रुपये है। दार्जिलिंग से रॉक गार्डन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। हम दार्जिलिंग सितंबर के महीने में गए थे, तब दार्जिलिंग में मॉनसून सीजन चल रहा था, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी जो नज़ारों को और सुहाना बना रहा था। रॉक गार्डन दार्जिलिंग घूमने आने वाले नेचर लवर्स के लिए सबसे पसंदीदा स्पॉट में से एक है। रॉक गार्डन सुंदर वाटरफॉल से घिरा हुआ है। अभी हम उस वाटरफॉल के करीब जा रहे हैं जो पृथ्वी पर सबसे सुंदर प्राकृतिक अजूबा है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। उसके बाद हमने रॉक गार्डन चढ़ना शुरू किया। वाओ! और बहुत ऊपर जाना है। बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से नीचे देखो और इतना ऊपर चढ़ना है। हल्का हल्का बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सबसे ऊंचा पॉइंट। रॉक गार्डन एक्सप्लोर करके अगर आप थक जाते हो तो वहां बैठने की अरेंजमेंट भी है। जगह जगह पे बेंचेस प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद हम चल पड़े टी गार्डन की तरफ। ये यहाँ से स्टार्ट होता है टी गार्डन। मेरे पीछे पीछे आओ तुम लोग। अब ऑरेंज, क्या लिखा है इधर? ऑरेंज वैली टी गार्डन। दार्जिलिंग अपने आसपास के ढलानों पर उगने वाले प्लांटेशंस पर उगाई जाने वाली विशिष्ट काली चाय के लिए फेमस है। दार्जिलिंग में कुल मिला के लगभग 80 टी गार्डन्स या टी एस्टेट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल दार्जिलिंग चाय उत्पादक क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों पर उगाई जाने वाली दार्जिलिंग चाय
दुनिया भर में अपने इंटेंस अरोमा और मस्की स्पाइसी फ्लेवर के लिए जानी जाती है। यह टी गार्डन शानदार दृश्य और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। वो ठंडी हवा जो बह रही थी इस जगह की शोभा बढ़ा दी। दार्जिलिंग चाय बागानों का सामाजिक महत्व बहुत अधिक है। दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था चाय और पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है और इस प्रकार चाय बागान इस क्षेत्र के लोगों के लिए आजीविका का एक स्रोत है। यह चाय बागान में चाय की पत्ती तोड़ती महिला का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। टी गार्डन में आपको कोई एंट्री फी नहीं देना है। उसके बाद हम पहुंचे पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसको HMI भी बोलते हैं। दोनों जगहों का कॉम्बाइंड टिकट प्राइस 60 रुपये है। टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। गेट से एंट्री लेने के बाद ऊपर की ओर जाने वाली सड़क पर चले। दार्जिलिंग जू में आपको हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फेजेंट्स और रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम लोग पूरा जू नहीं घूम पाए। लगभग 100 मीटर के बाद आप हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के आर्च गेट पर पहुंचेंगे। सबसे पहले हम HMI म्यूजियम देखने गए। HMI म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। म्यूजियम बिल्डिंग के ठीक बाहर एक बड़ा खुला स्थान है। उसके एक तरफ तेंजिंग नोर्गे हाथ में झंडा लिए पहाड़ पर खड़े हैं। HMI म्यूजियम से नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग दिखेगी। इतिहास में पहली बार सन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के बाद तेंजिंग नोर्गे को श्रद्धांजलि के रूप में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया था। HMI का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि वह उन सभी लोगों को अपना कौशल प्रदान कर सके जो हिमालय में चढ़ाई करने की कोशिश करना चाहते हैं। HMI बिल्डिंग के पास ही आप लोगों को ट्री टॉप रोप कोर्स करने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग जल्द ही उन सीढ़ियों तक पहुंचेंगे जो आपको नीचे तक लेके जाएंगे मेन गेट तक। जू से निकलने के बाद हम दार्जिलिंग रंगीत वैली पैसेंजर रोपवे पहुंचे। यहाँ का टिकट प्राइस है 200 रुपये पर पर्सन। रोपवे की एंट्री टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है। यहाँ टूरिस्ट की लंबी लाइन लगी हुई है और सब अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। दार्जिलिंग रोपवे सन 1968 में शुरू हुआ था और यह भारत में पहली केबल कार प्रणाली है। यह 5 किलोमीटर का रोपवे दार्जिलिंग टाउन के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। दार्जिलिंग के मनोरम दृश्यों का अनुभव करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक रंगीत वैली पैसेंजर रोपवे पर सवारी करना है। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में केबल कार में चढ़ गए। केबल कार में 6 व्यक्तियों को ले जाने की क्षमता होती है। जब केबल कार चलने लगी तो मैं पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद एक्साइटमेंट से मेरा डर दूर हो गया। केबल कार से हमें नीचे वैली का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था।
हमने अपने कैमरे में यह शानदार दृश्यों के अधिक से अधिक क्षणों को कैद करने की कोशिश की। पहाड़ी ढलानों पर हरी भरी चाय की बागानों, बहती नदियों, जंगलों और झरनों का आनंद केबल कार के अंदर बैठकर आप ले सकते हो। और इसके शीर्ष आपको कंचनजंगा के बर्फ से ढकी चोटियां भी दिखने को मिलेंगे। राइड के लिए अप्रॉक्सीमेट टाइम 45 मिनट है, जहां आप लगभग 7000 फीट की ऊंचाई से 800 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जो आपका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट से आपको बैक लेके आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट तक। बैठो, चलो चलो अंदर। जाओ। अगर आप दार्जिलिंग आते हो तो रोपवे जरूर ट्राई करना। यहाँ से जो व्यू मिलेगा आपको, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रोपवे का आनंद लेने के बाद हम तेंजिंग रॉक HMI पहुंचे। रॉक क्लाइंबिंग के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट पास के ही तेंजिंग रॉक का उपयोग करता है। इसके बाद हमने डिनर किया और फिर होटल चले गए। डे 2 पे हम बॉटनिकल गार्डन घूमेंगे और मॉल रोड पे शॉपिंग करेंगे। दार्जिलिंग का लॉयड बोटानिक गार्डन मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ का एंट्री फी 20 रुपये पर पर्सन है। बोटानिकल गार्डन की एंट्री टाइमिंग सुबह के 6 बजे से शाम के 5 बजे तक है। दार्जिलिंग के लॉयड बोटानिक गार्डन की स्थापना सन 1878 में हुआ था। बोटानिक गार्डन के लिए यह सुंदर जमीन का टुकड़ा दार्जिलिंग के निवासी श्री विलियम लॉयड ने दान किया था। इसलिए इस बोटानिक गार्डन को लॉयड बोटानिक गार्डन का नाम दिया गया। बोटानिक गार्डन के अंदर जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हैं जो हमें गार्डन के अंदर के सभी मार्ग दिखाते हैं। पूरे गार्डन एरिया को 3 भागों में रखा गया है। गार्डन के ऊपरी भाग दार्जिलिंग हिमालय पहाड़ी क्षेत्र की देशी पौधों को संरक्षित करता है। बोटानिक गार्डन की एक और बड़ा आकर्षण यहाँ की ऑर्किडेरियम है। ऑर्किडेरियम के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के ऑर्किड देखने को मिले, जो मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखे थे। गार्डन के मध्य भाग में फर्न और पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। गार्डन का निचला भाग कई रंगीन विदेशी पौधों को संरक्षित करता है, जो दुनिया के विभिन्न देशों से लाई गई है। यहाँ आपको एक ग्रीन हाउस भी दिखेगा, जहाँ विभिन्न प्रकार के कैक्टस को संरक्षित किया गया है। बोटानिकल गार्डन को एक्सप्लोर करके हम पूरा थक गए थे। डे 3 पे हम टाइगर हिल, बतासिया लूप और मोनेस्ट्री के लिए निकले।
टाइगर हिल दार्जिलिंग में 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ दार्जिलिंग शहर से जीप या टैक्सी में पहुंचा जा सकता है। टाइगर हिल पे सनराइज देखने के लिए आपको लगभग 3:30 बजे होटल से निकलना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो अगर आपको सनराइज देखने के लिए एक अच्छी स्पॉट चाहिए तो आपको जल्दी पहुँचना पड़ेगा। यहाँ से आप माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा का मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कंचनजंगा पर एक आश्चर्यजनक सूर्योदय का एक आकर्षक दृश्य प्रदान करने के लिए टाइगर हिल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित किया गया है। सनराइज के बाद हमने अपने कैमरे में यह शानदार दृश्यों और लम्हों को कैद किया। यह अद्भुत अनुभव मेरे दिल में हमेशा रहेगा। टाइगर हिल से लौटते वक्त हमें 50 रुपीस का टिकट फी पर पर्सन देना पड़ा। लगभग सुबह के 7 बजे के करीब हम बतासिया लूप पहुंचे। बतासिया लूप के केंद्र में वार मेमोरियल है। यह 1995 में दार्जिलिंग पहाड़ियों के गोरखा सैनिकों की याद में खुला गया था, जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद विभिन्न युद्धों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बतासिया लूप फोटोग्राफर्स के लिए जन्नत है। यह कंचनजंगा पर्वत और अन्य बर्फ से ढकी हिमालयी चोटियों के शानदार दृश्यों के लिए लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ से कंचनजंगा रेंज का नज़ारा जादुई है। यहाँ बड़े टेलीस्कोप्स लगाए गए हैं जिन्हें किराए पे भी मिल जाता है। यहाँ पे एक सुंदर सा गार्डन भी रखा गया है ताकि विजिटर्स यहाँ आके टाइम स्पेंड कर पाए। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन्स दार्जिलिंग से घूम तक बतासिया लूप से ही गुजरती है। यहाँ पे दार्जिलिंग के लोकल लोगों का मार्केट भी लगता है, जहाँ पे वो लोग ट्रेडिशनल ज्वेलरी और गर्म कपड़े बेचते हैं। यहाँ पे आपको दार्जिलिंग की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी रेंट पे मिल जाएंगे, जिसे आप लोग पहन के फोटोज खिंचा सकते हो। यहाँ की एंट्री फी 15 रुपए पर पर्सन है। यहाँ की एंट्री टाइमिंग सुबह के 5 बजे से रात के 8 बजे तक है। बतासिया लूप के बाद हम मोनेस्ट्री के लिए निकले, पर हम वहां जा नहीं पाए क्योंकि वो कोरोना की वजह से बंद था। रास्ते में हमें टॉय ट्रेन दिखी। उसके बाद हमने मॉल रोड में ब्रेकफास्ट किया। करीब सुबह के 11 बजे हमने होटल से चेकआउट किया और शेयर टैक्सी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक बुक किया। प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए और स्वच्छ ताज़ी पहाड़ी हवा को महसूस करने के लिए हमें कम से कम एक बार दार्जिलिंग जाना चाहिए। दार्जिलिंग घूमने में कुल इतना खर्चा होगा एक व्यक्ति के लिए। अगर 2 व्यक्ति एक साथ दार्जिलिंग जाते हैं तो होटल एक्सपेंसेस और ट्रैवल एक्सपेंसेस कम हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल शिखास लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर देना।